हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो और कल की क्लास कैसी लगी आप सबको? एक बात मैं बताना चाहता हूं आपसे चीज कि जो भी मैं प्रश्न उठाता हूं उन प्रश्नों की फ्रेमिंग अवश्य किया करो आप लोग। जैसे मैं प्रश्न को 4 पैरे में तोड़ देता हूं तो फिर हर पैरे में जब मैं पॉइंट बोलता हूं तो उसको लिख लिया करें आप लोग। और मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि मैं आप सबको लिखना सिखा दूंगा। मैं अगले 5 दिन बाद, उम्मीद है अगले मंडे से शाम को 6:30 बजे प्रतिदिन 4 से 5 प्रश्नों की आंसर राइटिंग कराऊंगा। वो आंसर राइटिंग निश्चय के ऐप पर चलेगा। मेरा उद्देश्य यही है कि हर महीने लगभग 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊं। यदि हर महीने 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस की जाए तो लगभग 1 साल में 1800 प्रश्न हो गए। और जीएस के जो 4 पेपर हैं, चारों पेपर के आंसर राइटिंग मैं कराऊंगा आपको और लिखना सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले काम करना आपको कि डाउनलोड करना है निश्चय आईएएस एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। जो लड़के बिल्कुल नए हैं, जब डाउनलोड करेंगे तो उसके नीचे आएगा लॉगिन और रजिस्टर। सोचो आप जब रजिस्टर पर जाएंगे तो फिर नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा और पासवर्ड। ये जो पासवर्ड होगा आपका पासवर्ड होगा जो आपको लिंक दिया जाएगा, ये कम से कम 6 डिजिट का होना चाहिए। 6 डिजिट का होना चाहिए। और जो पासवर्ड यहां डालेंगे वही पासवर्ड आपको उपलब्ध होगा ताकि आप क्वेश्चन आंसर आप देख सकें निश्चय की ऐप पर। चलो हम लोग बातें करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। कल हम लोग बात कर रहे थे लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करें। आज हम बात करेंगे कि शासन व्यवस्था का लक्ष्य क्या है। शासन व्यवस्था का लक्ष्य, जब लक्ष्य की बात हो रही थी तो शासन व्यवस्था का लक्ष्य है न्याय, विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। दूसरी बात स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तीसरी चीज है समानता अर्थात प्रतिष्ठा एवं और चौथी बात बंधुता अर्थात व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं
अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता। ध्यान देना इस बात को, शासन व्यवस्था का जो लक्ष्य है, पहला है न्याय, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाए। दूसरा जो है स्वतंत्रता, अर्थात विचार एवं अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तीसरी चीज है समानता, अर्थात प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। चौथी बात है बंधुता, अर्थात व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता। हम इसकी बात करेंगे। अब एक बात याद रखना है, जितने शब्द है प्रियम्बल में, उन सारे शब्दों को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये बात करेंगे कि प्रियम्बल में जो कुछ कहा गया है, क्या सरकार की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां प्रियम्बल के अनुकूल है या फिर नहीं है। प्रियम्बल जिस आदर्श मूल्यों की बात करता है, उन मूल्यों की प्राप्ति के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। क्या वास्तव में प्रियम्बल संविधान का मार्गदर्शक है या फिर नहीं है। क्या वैश्वीकरण के युग में प्रियम्बल की खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, या ये कहा जाए प्रियम्बल केवल आदर्श है, यथार्थ नहीं। अब ध्यान देना इस बात को। सबसे पहले हम जब बात करेंगे न्याय की, न्याय में सामाजिक न्याय, ध्यान देना इस बात को है। अब देखो, आप हम जब बात करेंगे सामाजिक न्याय की, एक बात हमेशा याद रखना है कि यूपीएससी का जो प्रश्न है इतना आसान भी नहीं आता, अन्यथा इतना कठिन होता है। यूपीएससी में कभी भी आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। टॉपिक से ही क्वेश्चन होता है और प्रश्न को कैसे ट्विस्ट करता है। जैसे मैं बात करता हूं सामाजिक न्याय, सोशल, हम जस्टिस की बात करें। जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो इसका सामान्य अर्थ होता है कि जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध तथा संसाधनों का राष्ट्रीयकरण। ध्यान देना इस बात को। सोशल जस्टिस का अर्थ क्या है कि जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध तथा संसाधनों का न्यायसंगत वितरण। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जो रिसोर्स है उसका रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसे कहते हैं सामाजिक न्याय। अब एक प्रश्न उठा, ध्यान देना इस बात को। सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, धर्म, क्षेत्र
और लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध तथा संसाधनों का न्याय संगत वितरण। अब एक प्रश्न कि जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमारे संविधान में और प्रियम्बल में सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, और दूसरी चीज, क्या वास्तव में हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो सामाजिक न्याय से सुसंगत है या फिर नहीं है। एक बात याद रखना है। अब एक प्रश्न उठा कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना के प्रयास, तो सबसे बड़ी चीज ये है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16, हम 17 की बात करें, अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 में भेदभाव का निषेध किया गया है। और दूसरी चीज देखा जाए, नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल। एक बात याद रखना है कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना के जब प्रयास की बात की गई, यद्यपि इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा नहीं यूपीएससी, अभी मैं ये बताऊंगा कि यूपीएससी किस तरह का प्रश्न पूछेगा। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना के जो प्रयास है, तो दो बातें, अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 में सोचो भेदभाव के निषेध की बात की गई है। विशेषकर 15, 16 में कहा गया है जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और दूसरी चीज, नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि प्रियम्बल में जिस सामाजिक न्याय की बात की गई है, प्रियम्बल में जिस सामाजिक न्याय की बात की गई है, उस सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संविधान में ये प्रावधान है, पहली बात। और दूसरी बात कि अनेक ऐसी प्रशासनिक नीतियों का, कानूनों का निर्माण किया गया है जहां हिंसा को रोकने की बात, वीकर सेक्शंस के कल्याण की बात की गई है। सिंपल चीजें देखा जाए कि यदि हम संविधान की बात न करें, एक बात याद रखनी है, सबसे बड़ी चीज आर्थिक दृष्टिकोण से यदि सामाजिक न्याय की बात की जाए तो कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए आर्थिक सुरक्षा पर बल दिया गया है। यद्यपि मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि आखिर उसमें क्या क्या किया जा रहा है, ये तो बात की बात है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हमेशा ध्यान दो। और दूसरी चीज देखा जाए कि कमजोर वर्ग की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए अनेक कानूनों का निर्माण। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा यूपीएससी में, हमेशा ध्यान देने इस बात को। पहली चीज, सामाजिक न्याय, हमारा प्रियम्बल सामाजिक न्याय की बात करता है। और ध्यान देना,
समाज के जो वीकर सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शंस में हम बात करें महिलाएं, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, हम वृद्धों की बात करें और विकलांग की बात करें, ये सब के सब वीकर सेक्शंस में आते हैं, कमजोर वर्ग में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, वृद्ध, विकलांग, ये सब के सब वीकर सेक्शंस में आते हैं। और कमजोर वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए जो प्रयास किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल छोटे मोटे उद्योग को चलाने के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है, फूड सिक्योरिटी की बात करती है। हमेशा ध्यान दो, मान लिया जाए न्यूनतम ब्याज दर पर उन्हें पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है, उनके बाजार को सुरक्षित बनाया जा रहा है, उन्हें रोजगार की गारंटी दी जा रही है, तो इसका मतलब यही है कि सरकार सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए गवर्नमेंट मनरेगा के थ्रू, मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के थ्रू मजदूरों को रोजगार की गारंटी देती है, या उनके अकाउंट में मजदूरों की बात करें या कमजोर वर्ग के अकाउंट में हर महीने न्यूनतम एक निर्धारित राशि भेजती है, तो स्वाभाविक है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट सामाजिक न्याय की बात कर रही है। समाज को जो वीकर सेक्शन से वो पिछड़ गया है, तो गवर्नमेंट उसे लिफ्ट करती है, उसे पुश करती है, उसे ऊपर उठाती है, और इसके लिए गवर्नमेंट आरक्षण की बात करती है। तो जो आरक्षण है सामाजिक न्याय का एक सशक्त हथियार है, एक मजबूत अस्त्र है सामाजिक न्याय को मजबूत करने का। आप देखो प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी। मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि सामाजिक न्याय के लिए गवर्नमेंट ये काम कर रही है, कमजोर वर्ग के कल्याण की आर्थिक सुरक्षा की बात करती है, अनेक कानूनों का निर्माण भी गवर्नमेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए कहा जाए घरेलू हिंसा अधिनियम का कॉन्सेप्ट लाई सरकार। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित करके सामाजिक न्याय की बात करती है। अब एक चीज ध्यान दो, सुप्रीम कोर्ट ने, मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में कोई डिसीजन दिया, कोई निर्णय दे रही है सुप्रीम कोर्ट, और उस निर्णय के कारण महिलाएं पूर्णतः सुरक्षित महसूस कर रही हैं और उनका विकास हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय को प्रमोट कर रहा है। एक बात याद रखना है, वीकर सेक्शन सुरक्षित हो, सभी तरह के भेदभाव का निषेध हो, संसाधनों का न्यायोचित वितरण हो, वह वर्ग आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, इसका अर्थ है कि सामाजिक न्याय प्रमोट हो रहा है। अब एक प्रश्न, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो ध्यान देना इस बात को, आखिर सामाजिक न्याय की बात की जाए यह आवश्यक ही क्यों? आखिर सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्या थी? तो कहा जाता है कि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय पर बल क्यों दिया गया? प्रियम्बल में सामाजिक न्याय की बात क्यों की गई है? रीजन क्या है? क्योंकि पहला कारण यह है कि प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक है। प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक है तथा संविधान में उल्लिखित सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय के लिए प्रावधान का
स्पष्टीकरण आवश्यक था। पहला पॉइंट ध्यान देने इस बात को, प्रश्न ये उठता है कि प्रियम्बल में सामाजिक न्याय पर इतना बल क्यों दिया गया? रीजन क्या था? आवश्यकता क्या थी? ध्यान सुनना इस बात को। आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे प्रियम्बल में सामाजिक न्याय की गई है, रीजन क्या है? प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक है, अर्थात प्रस्तावना संविधान सभा के सदस्यों के आदर्श को, मूल्य को प्रतिबिंबित करता है। यह जो प्रियम्बल है, संविधान सभा के जितने मेंबर थे उन सदस्यों के मूल्य की बात करें, आदर्श की बात करें, उन मूल्य आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है यह प्रस्तावना। और यह प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक है। अब सोचो, यदि प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक है तो इसका अर्थ यह है कि प्रस्तावना में उल्लिखित जितने शब्द हैं वो सब के सब संविधान का मार्गदर्शक हो जाएंगे। अब यदि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय शब्द का उल्लेख होगा तो इसका अर्थ यह है कि संविधान और प्रशासनिक व्यवस्था का लक्ष्य होगा सामाजिक न्याय की प्राप्ति। अब एक चीज सोचो, प्रस्तावना में यदि सामाजिक न्याय का उल्लेख है तो शासन व्यवस्था का लक्ष्य होगा सामाजिक न्याय की प्राप्ति। इसका अर्थ यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था और उसके द्वारा निर्मित कानून का मूल्यांकन ही सामाजिक न्याय के आधार पर होगा। यदि प्रशासनिक व्यवस्था और उसके द्वारा निर्मित कानून से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलता है तो बेशक उस प्रशासनिक व्यवस्था की स्वीकार्यता बढ़ेगी। मान लिया जाए वर्तमान प्रशासनिक ढांचा, यह जो प्रशासनिक ढांचा है, इस प्रशासनिक ढांचे के कारण सामाजिक न्याय की उपेक्षा होती है तो उस प्रशासनिक ढांचे को बदलने की बात की जाएगी। आखिर क्यों? क्योंकि प्रशासनिक ढांचा का उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय की पूर्ति करना और उसकी स्थापना करना। इसलिए प्रियम्बल में इस शब्द को जोड़ा गया क्योंकि प्रियम्बल संविधान का मार्गदर्शक है। और यदि प्रियम्बल में इस शब्द का प्रयोग होगा तो यह सामाजिक न्याय भी संविधान का मार्गदर्शक होगा। परिणामतः प्रशासनिक व्यवस्था का लक्ष्य होगा सामाजिक न्याय की पूर्ति करना। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था का और कानून का मूल्यांकन सामाजिक न्याय के आधार पर होगा। पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें, आखिर सामाजिक न्याय की बात क्यों की गई? एक चीज ध्यान दो, हम दूसरी चीज बात करें कि हमारे प्रियम्बल में राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ध्यान देना, और बंधुत्व की बात की गई है। तो हमेशा ध्यान दो इस बात को कि प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, एवं बंधुत्व तभी संभव जब सामाजिक न्याय की बात की जाए। एक बात याद रखना है, प्रियम्बल में उल्लिखित स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व की बात की गई है। उल्लिखित स्वतंत्रता, फ्रीडम, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व की बात की गई है। और यह सब कुछ तभी संभव जब सामाजिक न्याय की बात की जाए। इसका अर्थ यह है कि यह सामाजिक न्याय का पिलर है। हमेशा ध्यान दो, सामाजिक यह न्याय का पिलर है और इस पिलर पर स्वतंत्रता प्लस बंधुत्व प्लस गरिमा,
एक बात याद रखना है, यह सामाजिक न्याय का पिलर है और इस पिलर पर स्वतंत्रता, बंधुत्व और गरिमा पूर्णता सुरक्षित है। हमेशा ध्यान दो, यह आपका फ्लोर, यह सामाजिक न्याय पिलर है। यह पिलर जितना ज्यादा कमजोर होगा, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गरिमा उतनी ज्यादा कमजोर होगी। और यह कहा जाता है, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गरिमा की बात करें, गरिमा की बात करें, इसी पर हमारा टिका हुआ है संविधान, और इस पर टिका हुआ है हमारा प्रशासन। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, यह आपका, हम सामाजिक न्याय की बात करें, सामाजिक न्याय एक पिलर है, एक स्तंभ है। इस पिलर पर स्वतंत्रता, बंधुत्व और गरिमा ये सब टिके हुए हैं। जैसे मैंने कहा, यह टिका हुआ है और इसी पर हमारा संविधान टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि संविधान का उद्देश्य क्या था? प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित करके प्रत्येक व्यक्ति के विकास को प्रोत्साहित करना। अब एक चीज सोचो, जिस सामाजिक न्याय की बात की गई, इसी सामाजिक न्याय पर स्वतंत्रता, बंधुत्व और गरिमा तीनों टिके हुए हैं और इसी पर हमारा संविधान टिका हुआ है और इसी संविधान पर हमारा प्रशासन टिका हुआ है। आप सोचो, यदि सामाजिक न्याय कमजोर होगा तो ये पूरा का पूरा कमजोर हो जाएगा। ये कमजोर होगा तो संविधान अपनी महत्ता खो देगा और संविधान ने अपनी महत्ता खो दिया तो प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो जाएगी या वह अप्रासंगिक हो जाएगी। क्यों अप्रासंगिक? हमेशा ध्यान दो, क्योंकि जो सामाजिक न्याय है, एक चीज ध्यान देना, सामाजिक न्याय जिन मूल्यों को प्रमोट करता है, उन मूल्यों को प्राप्ति के लिए, उन मूल्यों की प्राप्ति के लिए संविधान की बात की जाती है और उसी संविधान से प्रशासन को शक्ति मिलती है। इसका मतलब ये है, प्रशासन को रेगुलेट करता हमारा संविधान। संविधान इन मूल्यों की बात करता है और ये मूल्य किस पर टिके हुए? सामाजिक न्याय पर टिके हुए हैं। इसलिए प्रियम्बल में इस सामाजिक न्याय की बात की गई। ये पिलर यदि कमजोर होगा तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो अपनी महत्ता खो देगा। इसलिए यह कहा जाता है कि सामाजिक न्याय रूपी पिलर का मजबूत होना अति आवश्यक है। हम तीसरी चीज बात करें, ध्यान देना इस बात को, यहां से प्रश्न अभी मैं उठाऊंगा, इतना बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। अब एक प्रश्न उठता है कि नंबर 3 कि सामाजिक न्याय की बात क्यों की गई? हमेशा ध्यान देना इस बात को, भारतीय संविधान में हमेशा राजनीतिक लोकतंत्र की बात तो की गई है और राजनीतिक लोकतंत्र के लिए सामाजिक न्याय अति आवश्यक है। राजनीतिक लोकतंत्र के लिए सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र आवश्यक है। इसके लिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय आवश्यक है। हम इसको इस तरह बात करती हैं, ध्यान देना इस बात को, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इन दोनों पर जो टिका हुआ है हमारा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, आप एक चीज सोचो, इसी पर हमारा टिका हुआ है राजनीतिक लोकतंत्र। इसका मतलब यह है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय दो पिलर हैं और इस पिलर पे टिका हुआ है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। और इस सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र पे ही राजनीतिक लोकतंत्र टिका हुआ है। इसका अर्थ यह है
कि सामाजिक आर्थिक न्याय कमजोर होगा तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा। यदि ये कमजोर होगा तो राजनीतिक लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए यह कहा जाता है कि राजनीतिक लोकतंत्र की मजबूती के लिए व्यवस्था को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए सामाजिक न्याय की वकालत की जाती है। अब एक प्रश्न उठता है कि जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो प्रश्न ये है, क्या वास्तव में हमारे समाज का जो स्वरूप है प्रेम्बल में उल्लिखित सामाजिक न्याय से सुसंगत है या नहीं है? एक बात याद रखना है, देखो आप, प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत की सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक व्यवस्था प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय से सुसंगत है? आप ध्यान से सुनो इस बात को। भारत का जो सोशल और कल्चरल व्यवस्था है, क्या भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करें, प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय से सुसंगत है या नहीं है? हमेशा ध्यान दो, हमारा प्रेम्बल कहता है सामाजिक न्याय की बात, हमारा सोशल स्ट्रक्चर क्या है और कल्चरल व्यवस्था कैसी है, क्या सामाजिक न्याय से सुसंगत है या फिर नहीं है? अब एक चीज सोचो, यदि भारतीय समाज की बात करें और कल्चर की बात करें तो एक बात याद रखना है, प्रश्न ये है सामाजिक न्याय से सुसंगत है या नहीं है। इसी प्रश्न को कैसे घुमाएगा कि प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय की उपेक्षा सामाजिक व्यवस्था में होता है। या ये कहा जा सकता है कि प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने के लिए सामाजिक व्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आवश्यक है। अब एक चीज सोचो आप, पहली चीज देखो, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ होता है जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव, यह सामाजिक न्याय का अर्थ होता है। लेकिन भारत की जो सामाजिक संरचना है, जो सोशल स्ट्रक्चर है भारत की, वो देखो कैसा है। हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें ध्यान देना इस बात को, दो बातें। पहली चीज, समाज में श्रेणीबद्धता है। उच्च एवं निम्न जाति का वर्गीकरण। दूसरी चीज, समाज में श्रेणीबद्धता। तीसरी चीज, जाति एवं लैंगिक भेदभाव को मान्यता। इसको ध्यान से समझो इस बात को, तो आपको ज्यादा मजा आएगा।
ध्यान से सुनो इस बात को। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव। लेकिन भारत की जो सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें उच्च एवं निम्न जात का वर्गीकरण हुआ है। कौन से जातियां उच्च हैं और कौन से जातियां निम्न हैं। ये जो समाज का जो क्लासिफिकेशन है, उसमें जाति भेदभाव को ज्यादा महिमा मंडित किया गया है और कई बार कार्यों का विभाजन भी जाति के आधार पर हुआ है हमेशा। दूसरी चीज, समाज में श्रेणीबद्धता है, हायरार्की सिस्टम है कि कौन से जातियां उच्च हैं और कौन से जातियां निम्न हैं। और तीसरी बात, जाति और लैंगिक भेदभाव को समाज मान्यता देता है। इसका मतलब है, और कई बार लैंगिक भेदभाव को शिष्टाचार के रूप में स्वीकार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लड़की होगी तो इस तरह के कपड़े पहनेगी, लड़का होगा तो इस तरह के कपड़े पहनेगा। महिलाओं को स्वतंत्रता दी ही नहीं भारतीय समाज में हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में बुर्का की बात की गई है, हिंदुत्व धर्म में या हिंदू धर्म में पर्दा घूंघट की बात की गई है। और सोचो, पूरा नॉर्थ इंडिया की महिलाएं घूंघट से प्रभावित हैं। और क्या कमाल का कल्चर है कि जो महिला घूंघट करती है उसे बड़े सम्मान की नजरों से देखा जाता है। और आपने महसूस किया होगा अपने गांव में कि जब बहू आती है तो पहली सीख ये दी जाती है, तुम्हारा घूंघट कम से कम 1 से 1.5 फीट होना चाहिए। 24 सोचो आप, हमेशा घूंघट में, बिना घूंघट के यदि घर से बाहर निकल गई तो उसके कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। यह हमारा समाज है। इसका मतलब यह कि लैंगिक समानता है ही कहां, पहली चीज। और दूसरी चीज देखा जाए, घर के अनेक कार्य महिलाओं को करने होते हैं। पहली बात, ध्यान दो इस बात को। और दुर्भाग्य यह है कि हमारा समाज पति परमेश्वर को महिमा मंडित करता है और यह कहा जाता है कि किसी भी कंडीशन में महिला अपने पति का विरोध नहीं करेगी। अब एक चीज सोचो, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, यह सामाजिक न्याय क्या कहता है? जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध होना चाहिए। पर जो सोशल स्ट्रक्चर है, यहां तो जाति और धर्म के आधार पर ही भेदभाव हो रहा है, बल्कि जाति और लैंगिक आधार पर भेदभाव होता है और समाज उस जाति और लैंगिक भेदभाव को महिमा मंडित कर रहा है। तो अगला प्रश्न, क्या हमारा समाज या समाज का स्ट्रक्चर सामाजिक न्याय से सुसंगत है? नहीं। तो अगला प्रश्न ये उठेगा कि प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय की पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक सामाजिक संरचना में परिवर्तन न हो। पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें, आप ध्यान देने इस बात को। एक प्रश्न उठा, हम बात कर रहे थे वैश्वीकरण की, तो प्रियम्बल में लिखित जो वैश्वीकरण है, प्रश्न यह उठा, क्या वैश्वीकरण प्रस्तावना के विरुद्ध है? हमेशा क्या वैश्वीकरण प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय के विरुद्ध है? प्रश्न यह उठा, प्रियम्बल में जिस सामाजिक न्याय की बात की गई है, क्या हमारा ग्लोबलाइजेशन सामाजिक न्याय के विरुद्ध है या फिर नहीं है? मुद्दा यह उठा, सिंपल चीज है, एक प्रस्तावना का मुद्दा उठा और दूसरा वैश्वीकरण का मुद्दा उठा। प्रस्तावना और फिर आपका हम वैश्वीकरण की बात करें। प्रश्न ये है, क्या वैश्वीकरण प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श को मूर्त रूप देता है या नहीं देता? क्या इन दोनों में विरोध है?
या दोनों में अनुकूलता का संबंध है? यह मुद्दा उठना शुरू हो गया। अब हमेशा ध्यान दो, यदि हम वैश्वीकरण की बात करें तो प्रश्न ये है, क्या वैश्वीकरण प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय के विरुद्ध है? आजकल सरकार या विश्व का हर एक देश वैश्वीकरण की ओर चल चुका है और प्रश्न उठना शुरू हो गया कि हमारा प्रियम्बल या ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण प्रस्तावना से सुसंगत है या फिर नहीं है। एक चीज ध्यान देना, यदि हम वैश्वीकरण की बात करें तो ध्यान देना, यदि वैश्वीकरण जाति, धर्म और लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर देता है तो फिर सामाजिक न्याय से सुसंगत है। पर यदि जाति, धर्म और लैंगिक भेदभाव को प्रमोट करता है तो सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। जैसे दिखाइए जाए, यदि हम वैश्वीकरण की बात करें तो ध्यान देना इस बात को, सबसे पहले यह देखा जाए कि वैश्वीकरण के युग में, हमेशा ध्यान दो, यह वैश्वीकरण पूंजीवाद को प्रमोट करता है। अब पूंजीवाद प्रमोट करता है उपभोक्तावाद को। उपभोक्तावाद से क्या होगा? जब उपभोक्तावाद की बात करेंगे तो एक बात याद रखना है, उपभोक्तावाद के युग में योग्यता को महत्व। इसके कारण क्या होगा? जाति द्वितीयक, और जाति जब द्वितीयक होगी तो स्वाभाविक है आर्थिक लाभ के लिए अंतर जाति विवाह, अंतर जाति विवाह होगा तो जातिवाद कमजोर। पहली चीज, ध्यान से सुने इस बात को, जब हम पूंजीवाद की बात करेंगे प्रश्न ये है, क्या ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय के विरुद्ध है या फिर नहीं है? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप ईमानदारी से आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो यह बात याद रखना है कि यूपीएससी का जो प्रश्न है वो थोड़ा अप्लाइड पूछता है। इसलिए मैं जिस भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा उसका मैं केवल एनालिसिस करूंगा, आपको लिखना सिखाऊंगा, और लिखना आपको आ गया तो आपसे बार बार कहता हूं यूपीएससी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर की बात करें, इसमें आपको नंबर में दिलवा दूंगा आईएएस के जीएस पेपर में। और फोर्थ पेपर की बात करें, फोर्थ पेपर के बाद जो इथिक्स है, पिछली बार भी मेरे क्लास का पढ़ाया बच्चा 132 132 नंबर, और मेरे क्लास का हाईएस्ट नंबर गया 148, और उन बच्चों की मार्कशीट पड़ी हुई है। थर्ड पेपर की बात करें, मेरी क्लास के पढ़ाए हुए बच्चे 163 तक पा चुके, पर औसत जो नंबर है बच्चों का थर्ड पेपर में 125 प्लस 130 प्लस ये औसत नंबर होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि मैं हर टॉपिक एनालिसिस, मैं आपको बस यही सिखाना चाहता हूं कि टॉपिक को एनालिसिस करो और आंसर कैसे लिखा जाता है, ये ध्यान दो, इस बात को ध्यान देने, इस बात को। मैंने कहा वैश्वीकरण, प्रश्न देखो क्या है, क्या वैश्वीकरण प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय के विरुद्ध है या नहीं है? अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, टिप्पणी करें। हमेशा क्वेश्चन को देखो, हम वैश्वीकरण की बात करें, यदि वैश्वीकरण की बात की जाए तो वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व का एकीकरण। उस कंडीशन में क्या होगा? यह वैश्वीकरण पूंजीवाद को प्रमोट करेगा। पूंजीवाद, अब पूंजीवादी व्यवस्था में उपभोक्तावाद, जहां खाओ पियो और मौज करो की बात की जाएगी, जहां व्यक्ति का एकमात्र उपभोक्तावाद क्या है, जहां खाओ पियो और मौज करो, मुझे फ्रिज चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, यही आपका उपभोक्तावाद।
तो पूंजीवाद उपभोक्तावाद को प्रमोट करता है। जहां उपभोक्तावाद की बात की जाएगी वहां लाभ प्राथमिक हो जाएगा और योग्यता को महत्व मिलेगा। लाभ के लिए योग्यता की बात की जाएगी, जाति सेकेंडरी हो जाएगी। तो लोग आर्थिक लाभ के लिए इंटर कास्ट मैरिज करेंगे, अंतर जाति विवाह करेंगे। और जब अंतर जाति विवाह करेंगे तो जातिवाद कमजोर होगा, और जब जातिवाद कमजोर होगा तो सामाजिक न्याय मूर्त रूप लेगा। ध्यान देना, यदि वैश्वीकरण जाति, धर्म और लैंगिक आधार पर भेदभाव को कमजोर करता है तो सामाजिक न्याय से सुसंगत है। अब देखो, दूसरी चीज बात करें, ये वैश्विक युग में क्या होगा? लाभ प्राथमिक। और जब लाभ प्राथमिक होगा तो स्वाभाविक है लाभ के लिए पुरुष के साथ महिला भी घर से बाहर। जब ये होगा तो दोनों का आर्थिक सशक्तिकरण। जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक है निर्णय में दोनों की समान सहभागिता। यदि ऐसा होगा तो लैंगिक समानता मूर्त रूप लेगी। ध्यान से समझना इस बात को है। एक बात याद रखना आपको, देखो आप, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, वैश्वीकरण की बात करेंगे, तो वैश्वीकरण भी दूसरी चीज है, लाभ प्राथमिक हो जाएगा। अगर लाभ प्राथमिक होगा तो लाभ के लिए पुरुष के साथ महिला भी घर से बाहर निकलेगी, और जब महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी कमाने के लिए तो पुरुषों के साथ महिलाओं को भी पैसा मिलेगा, तो महिलाओं का आर्थिक विकास होगा। और जब पुरुषों के साथ महिलाओं के हाथ में पैसा आएगा तो महिला का सशक्तिकरण होगा, एम्पावरमेंट होगा, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट। और जब उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो स्वाभाविक है डिसीजन में दोनों की समान सहभागिता होगी, और जब समान सहभागिता होगी तो लैंगिक समानता होगी। अभी तक क्या होता था, आप अपने घरों में देखते होंगे कि फादर के पास पैसे हैं, मदर के पास पैसे है नहीं। मदर बेचारी फादर पर निर्भर होती है, और जब महिलाएं मदर जब फादर पर निर्भर होगी तो स्वाभाविक है सारे डिसीजन पिता लेंगे। महिला से, मदर से पूछा भी नहीं जाएगा। ऐसी कंडीशन में लैंगिक समानता नहीं हो सकती। पर यदि महिलाएं कमाती हैं, पुरुष बेकार घर में बैठा है, महिला कमा रही है, तो क्या होगा? पैसा महिला के पास है, पुरुष के पास पैसे है ही नहीं, तो घर के सारे डिसीजन महिला लेगी। पुरुष उस डिसीजन को फॉलो करेगा। जैसे एक सीरियल आता है, अक्सर मैं देखता हूं, भाभी जी घर पर हैं, आपने देखा होगा। पहली चीज, उसमें जो अनीता भाभी की रोल अदा कर रही हैं वो कमा रही हैं, उनका जो हस्बैंड है वो बेरोजगार है, तो घर के सारे काम हस्बैंड कर रहा है। पैसा किसके पास है? हमेशा जो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी आर्थिक विकास होता है, दोनों का आर्थिक विकास होगा, दोनों के पास पैसे होंगे, तो फिर डिसीजन मेकिंग में दोनों की भूमिका होगी। जब निर्णय में दोनों के समान सहभागिता होगी तो लैंगिक समानता मूर्त रूप लेगी। हमेशा ध्यान दो, पहली बात। और तीसरी चीज हम बात करें कि वैश्वीकरण ने क्या कर दिया, उपभोक्तावाद को प्रमोट किया। उपभोक्तावाद से हमेशा क्या हुआ,
नैतिकता या अनैतिकता पर विचार बंद हुआ। दूसरी चीज देखा जाए, परिणामतः धर्म की उपेक्षा, अंततः धर्म से तटस्थ होना। और धर्म से जब तटस्थ होंगे तो धर्म, हम निरपेक्ष की बात करेंगे। ध्यान से सुनो इस बात को। हम वैश्वीकरण की बात कर रहे थे। ये जो पूंजीवाद है ये जातिवाद को कमजोर कर रहा है। वैश्वीकरण के कारण लैंगिक समानता मूर्त रूप ले रही है, और जब वैश्वीकरण की बात की जाएगी तो उपभोक्तावाद प्रमोट होगा। नैतिकता या अनैतिकता पर लोग विचार करना बंद कर देंगे। धर्म की उपेक्षा होगी, और जब धर्म की उपेक्षा होगी तो लोग अंततः धर्म से तटस्थ होंगे, और जब धर्म से तटस्थ होंगे तो सेकुलर होंगे। जब धर्म से निरपेक्ष हो जाएंगे तो धर्म के आधार पर भेदभाव क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण ये तो जातिवाद को कमजोर कर रहा है, लैंगिक समानता को प्रमोट कर रहा है, और समाज को सेकुलर बना रहा है। और समाज यदि सेकुलर होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, तो धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध हो जाएगा। अब एक चीज सोचो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वैश्वीकरण कहीं न कहीं सामाजिक समानता की बात करके सामाजिक न्याय को प्रमोट करता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब एक चीज सोचो कि इसका मतलब यह है कि वैश्वीकरण सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करके सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देता है। सिंपल चीज है। और यदि ये सामाजिक समानता को प्रमोट करके सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देता है, इसका अर्थ यह है कि वैश्वीकरण प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय से सुसंगत है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसका जो दूसरा पक्ष है कि वैश्वीकरण है, हमेशा हम वैश्वीकरण की बात करें देखो, दो बातें उठी थी। हम जब वैश्वीकरण की बात करेंगे, वैश्वीकरण की बात करेंगे तो वैश्वीकरण ने दो चीज किया। एक तो संसाधनों का केंद्रीकरण कर दिया, और जब संसाधनों का केंद्रीकरण बढ़ेगा तो आर्थिक, हमेशा संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं होगा। दूसरी चीज क्या हुआ कि वैश्वीकरण के युग में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, और जब प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए कंपनियां तकनीक का प्रयोग करेंगी। परिणामतः क्या होगा, रोजगार का सृजन कम, और जब रोजगार का सृजन कम होगा तो संसाधनों का न्यायोचित वितरण
प्रभावित ऐसा होगा तो सामाजिक न्याय बाधित। ध्यान से सुनो इस बात को। देखो, अब तक हम लोग ये पढ़ चुके थे कि सामाजिक समानता के दृष्टिकोण से सामाजिक न्याय हमेशा वैश्वीकरण सामाजिक न्याय से सुसंगत है। पर इसका जो दूसरा पक्ष है कि जब वैश्वीकरण की बात करते हैं तो वैश्वीकरण के युग में संसाधनों का केंद्रीकरण बढ़ जाता है। और जब संसाधनों का केंद्रीकरण बढ़ेगा तो संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं होगा। सोचो, सारा पैसा कुछ लोगों के पास हो जाए हमेशा, क्योंकि वैश्वीकरण के युग में अमीर ज्यादा अमीर बन गया, गरीब और गरीब बन गया। तो सोचो, आप जैसे सुना होगा, जब से ग्लोबलाइजेशन की बात की गई है, इंडिया में बड़े पैमाने पर अमीरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अमीरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब यह है कि संसाधन अमीर के पास पहुंच रहे हैं, गरीब के पास पैसा कम जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब सोचो, तो वैश्वीकरण के युग में संसाधनों का केंद्रीकरण बढ़ जाता है, संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं होता है। दूसरी तरफ जब वैश्वीकरण की बात की जाएगी, और वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व का एकीकरण, अर्थात विश्व का आर्थिक एकीकरण ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब एक चीज सोचो आप, किस वैश्वीकरण के युग में क्या हुआ? प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन में उसी का सामान बिकेगा जिसका सामान सबसे सस्ता होगा। और सामान सस्ता तभी होगा जब मजदूरी कम देनी पड़े। अब मजदूरी तभी हम कम देंगे जब हम मशीन का प्रयोग करेंगे, लोगों को रोजगार न दें। इसका मतलब ये है, जब प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है तो प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए कंपनियां तकनीक का प्रयोग करती हैं, और जब तकनीक का प्रयोग करेंगी तो रोजगार का सृजन कम होगा। पहली बात। दूसरी तरफ क्या होगा? जब रोजगार का सृजन कम होगा तो संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं हो पाएगा। परिणामतः सामाजिक न्याय बाधित हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए, सामाजिक समानता की दृष्टि से तो वैश्वीकरण सामाजिक न्याय से सुसंगत है, पर संसाधनों के वितरण के दृष्टिकोण से वैश्वीकरण सामाजिक न्याय से सुसंगत नहीं है। अब एक चीज सोचो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह कि दो चीजें, सामाजिक समानता की दृष्टि से वैश्वीकरण सामाजिक न्याय से सुसंगत है, लेकिन संसाधनों की न्यायोचित वितरण की दृष्टि से वैश्वीकरण सामाजिक न्याय से सुसंगत नहीं है। अब एक चीज सोचो आप, सबसे बड़ी चीज तो यह है, यह प्रश्न कैसे बन सकता है आपसे? प्रश्न कैसे बनेगा आपसे यूपीएससी में? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे यूपीएससी में, सामान्य क्वेश्चन, कि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय पर बल क्यों दिया गया? प्रस्तावना में
सामाजिक न्याय शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? आपको करना क्या है? फर्स्ट पैरे में क्या करना है? सामाजिक न्याय का अर्थ बताना है। हम सेकेंड पैरे में आएंगे और यह बताएंगे सामाजिक न्याय का शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि ए, बी और सी। थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। और याद रखना है, जो भी हम लोग फिगर बना रहे थे उस फिगर को अपने आंसर में जरूर बनाना, क्योंकि फिगर आपकी बात को क्लियर कर देता है हमेशा। या फिर हम निष्कर्ष की बात करेंगे। तो ये जो प्रश्न है ये 3 पैरे में टूट जाएगा। अगला देखो, इसी प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा यूपीएससी। ये हो जाएगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस प्रश्न को ट्विस्ट करेगा यूपीएससी और ये पूछेगा कि प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय रूपी आदर्श वैश्वीकरण के युग में उपेक्षित हो गए हैं। टिप्पणी करें। सिंपल क्वेश्चन देखो आप, या हम ये बात करें, स्पष्ट करें। तो अच्छा करना क्या है? हाँ, फर्स्ट पैरे में क्या करोगे? सामाजिक न्याय का अर्थ बताएंगे। आप सेकेंड पैरे में क्या करेंगे? प्रश्न क्या है? स्पष्ट करें। तो एक बात याद रखना है कि वैश्वीकरण के युग में उपेक्षित हो गए हैं, क्योंकि अब थर्ड पैरे में आएंगे और थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, आप करोगे क्या? सामाजिक न्याय का अर्थ बता दिया। हम सेकंड पैरे में क्या करोगे कि वैश्वीकरण के युग में उपेक्षित हो गया सामाजिक न्याय। क्यों? आपको, क्योंकि वैश्वीकरण संसाधनों के केंद्रीकरण की बात करता है, और जहां संसाधनों का केंद्रीकरण होगा वह संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं हो पाएगा, और जब न्यायोचित वितरण नहीं होगा तो सामाजिक न्याय उपेक्षित हो जाएगा। नंबर 2 की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि वैश्वीकरण के युग में प्रतिस्पर्धा अत्यधिक बढ़ चुकी है, और उस प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए प्रत्येक कंपनी का दायित्व है कि अपनी लागत को कम करे। लागत कम करने के लिए कंपनी मशीन के प्रयोग पर बल देगी। जितना ज्यादा मशीनीकरण बढ़ेगा, रोजगार की कटौती उतनी ज्यादा होगी। यदि रोजगार की कटौती ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है रोजगार का सृजन कम होगा, और रोजगार संसाधनों के न्यायोचित वितरण का सबसे बेहतरीन साधन है। यदि रोजगार में कटौती हो गई तो संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं हो पाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि सामाजिक न्याय बाधित हो जाएगा। अब देखो, आप इतनी सारी बातें आपको कहनी है, हमेशा जानो। और सबसे बड़ी चीज तो यही है, सबसे बड़ी चीज कि सामाजिक न्याय के लिए समावेशी विकास जरूरी है। समावेशी विकास का अर्थ होता है विकास की मुख्य धारा में सभी को शामिल कर देना। तो सामाजिक न्याय के लिए समावेशी विकास जरूरी है, लेकिन वैश्वीकरण समावेशी विकास का कहीं न कहीं विरोधी है।
हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये ए, बी और सी 3 पॉइंट चला जाएगा। अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में लिखेंगे इसलिए सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध समुदाय आंशिक रूप से वैश्वीकरण का विरोध करता है। सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध समुदाय आंशिक रूप से वैश्वीकरण का विरोध करता है। अब एक चीज सोचो, इसी प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा यूपीएससी और लिखेगा समीक्षा करें। जब समीक्षा की बात करेगा तो थोड़ा सा आंसर आपका चेंज हो जाएगा। हम फर्स्ट पैरे में क्या करेंगे, सामाजिक न्याय का अर्थ बताएंगे। हम सेकंड पैरे में क्या करेंगे, कि वैश्वीकरण के युग में सामाजिक न्याय उपेक्षित हो गए हैं क्योंकि नंबर ए, हमेशा संसाधनों का केंद्रीकरण बढ़ गया। नंबर बी, मशीनीकरण को प्रोत्साहन। और नंबर सी, समावेशी विकास बाधित। अब देखो, आप वैश्वीकरण के युग में सामाजिक न्याय उपेक्षित हो गया, क्यों हो गया है? नंबर 1, संसाधनों का केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा है। नंबर 2, मशीनीकरण को प्रोत्साहन मिल रहा है। और जब मशीनीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, हर काम मशीन करेगी, तो फिर क्या होगा? रोजगार का सृजन कम होगा। और ध्यान देना है, रोजगार ही एक ऐसा विकल्प है जिससे संसाधनों का न्यायोचित वितरण होता है। और तीसरी बात, समावेशी विकास बाधित हो जाता है, क्योंकि सामाजिक न्याय के लिए समावेशी विकास जरूरी है, लेकिन वैश्वीकरण और समावेशी विकास के लिए भी लाभ का न्याय संगत वितरण जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, वैश्वीकरण के युग में एक तरफ आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, और आर्थिक असमानता जितनी ज्यादा बढ़ेगी, रोजगार में जितनी ज्यादा कटौती होगी, सामाजिक न्याय बाधित होगा। हम थर्ड पैरे में आएंगे और समीक्षा करेंगे। पर ध्यान दो, इस प्रश्न की समीक्षा करनी है, इवेल्युएशन करना, मूल्यांकन करना है, क्या यह सही है? तो ये जो शब्द है, हार्डली 10 शब्द की बात करोगे। ये जो पैरा है, आप कोशिश करना 40 से 50 शब्द में बता देना। हमारा पूरा फोकस होगा समीक्षा, ये जाएगा हमारा लगभग 100 शब्दों में। समीक्षा को फोकस करना है, और समीक्षा में बात बताएंगे कि वैश्वीकरण के युग में सामाजिक न्याय पूर्णतः नहीं हुआ, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैश्वीकरण सामाजिक समानता की बात करता है। हमेशा ध्यान दो, सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक समानता चाहिए, अर्थात जाति, धर्म और लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध नहीं होना चाहिए। और वैश्वीकरण के युग में जातिवाद कमजोर हुआ, लैंगिक समानता को प्रोत्साहन मिला और समाज सेकुलर बना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारे पॉइंट का उल्लेख करने के बाद हम चौथे पैरे में आएंगे, और चौथे पैरे में और निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में इतनी बातें करेंगे हम लोग कि संसाधनों के न्यायोचित वितरण की दृष्टि से वैश्वीकरण सामाजिक न्याय के विरुद्ध है, लेकिन सामाजिक समानता की दृष्टि से वैश्वीकरण प्रस्तावना से सुसंगत है, यह सामाजिक न्याय से सुसंगत है। आंसर क्लोज।
अब एक चीज सोचो आप, अर्थात ये प्रश्न 4 पैरे में टूट जाएगा। इसी प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा यूपीएससी, और कैसे प्रश्न बनाएगा यूपीएससी, इस प्रश्न को देखो आप। अगला क्वेश्चन, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि वैश्वीकरण के युग में प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श केवल आदर्श बनकर रह गए हैं। परीक्षण करें, एग्जामिन करें। थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट करेगा कि वैश्वीकरण के युग में प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श केवल आदर्श बनकर रह गए हैं। परीक्षण करें। परीक्षण का मतलब होता है एग्जामिन की बात करेंगे वो। और एक बात हमेशा याद रखना, हर एक चीज को यूपीएससी वैश्वीकरण से जोड़ सकता है। अब बताना जरा, वैश्वीकरण के युग में प्रस्तावना में लिखित आदर्श केवल आदर्श बनकर आ गया है। दोनों में अंतर देखो। आदर्श का मतलब क्या है? जो कभी प्राप्त न हो। यथार्थ का मतलब क्या है? जो प्राप्त हो। जैसे आपका उद्देश्य है आईएएस बनना, तो आईएएस बनना आपके लिए एक आदर्श है, और जिस दिन आईएएस बन जाएंगे उस दिन यथार्थ हो जाएगा। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती वह आदर्श है, वह आइडियल है। जैसे भारत का पीएम बनना आपके लिए आदर्श है, और जिस दिन आप पीएम बन जाएंगे उस दिन यथार्थ हो जाएगा। अब प्रश्न देखो क्या है कि वैश्वीकरण के युग में प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श केवल आदर्श बनकर आ गया है। इसका मतलब है कि वैश्वीकरण के युग में प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श केवल आदर्श बनकर आ गया है। इसका मतलब क्या चीज है कि प्रस्तावना में उल्लिखित जो आदर्श है केवल आदर्श है, वो यथार्थ नहीं है। इसका मतलब मूर्त रूप नहीं ले सकता। ये बातें क्यों की जा रही है? क्योंकि सामाजिक न्याय संसाधनों के न्यायोचित वितरण की बात करता है, और वैश्वीकरण संसाधनों के केंद्रीकरण की बात करता है। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसका मतलब है कि वैश्वीकरण के युग में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय कभी भी मूर्त रूप नहीं ले सकता। पर हमने क्या लिखा है? प्रस्तावना में लिखित आदर्श है, आदर्श। और प्रस्तावना में आदर्श क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब के सब आदर्श है, एक मूल्य है। इसकी चर्चा मैं सबसे अंत में करूंगा जब मैं पूरा प्रेमबल पढ़ा दूंगा, क्योंकि प्रस्तावना में लिखित आदर्श है, और आदर्श में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बातें की गई हैं। और इसमें लिखा है परीक्षण करें। एग्जामिन का मतलब होता है कितना सही है और कितना गलत है। यह आपका एग्जामिन है कि कितना सही है और कितना गलत है। समझ वाली बात है? अब एक चीज सोचो जरा, इसी प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। फिर भी मैं हिंट कर दे रहा हूं, मैं हिंट कर रहा हूं। मैं परीक्षण करें क्या सही है। बेशक आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आदर्श आदर्श बन गया, पर एक नजरिए से आदर्श है, पर दूसरे नजरिए से यह आदर्श नहीं रह गया, यथार्थ बन गया। इसका मैं आंसर बताऊंगा प्रेमबल पढ़ाने के बाद। आपको सोचना है कि आंसर कैसे चलेगा। जैसे एग्जांपल लो, आपका लक्ष्य आईएएस बनना, वो आपका आदर्श है। यदि आईएएस बन गए तो यथार्थ बन जाएगा। आईएएस नहीं बन पाए तो आदर्श आदर्श ही रह जाएगा। इसका मतलब है कि प्रस्तावना में जिन भी मूल्यों की बात, आदर्श की बात की गई है, वो कभी मूर्त रूप ले ही नहीं सकता। ये आदर्श। अब एक चीज सोचो जरा, फिर हम बातें करेंगे
अब सुनो, कोविड-19 वर्सेस प्रस्तावना। कोविड-19 वर्सेस सामाजिक न्याय। या तो ये पूछेगा कोविड-19 के आलोक में प्रस्तावना का परीक्षण करें। कोविड-19 के आलोक में प्रस्तावना का परीक्षण करें। या तो प्रश्न ये पूछेगा, कोविड-19 ने प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श की प्राप्ति को अत्यंत चुनौतीपूर्ण बना दिया। स्पष्ट करें या समीक्षा करें या परीक्षण करें, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये मैं आप सब में डिस्कस करूंगा। आपको अगली क्लास में एक बात याद रखना है, ये मैं जो लाइव क्लास ले रहा हूं आप सबके लिए, मेरा उद्देश्य ये जो दूर स्थित बच्चे हैं उनको ये बताना है कि किस तरह संविधान को पढ़ना है। अभी मैं आपको प्रियम्बल पढ़ा रहा हूं, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो यकीन करो आपको 2.5 से 3 घंटा कैसे बीतेगा पता ही नहीं चलेगा, बहुत मजा आएगा। यदि जीएस के प्रत्येक टॉपिक के एनालिसिस किया जाए तो यूपीएस के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हमेशा ध्यान दो, आप रट करके सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, कल हम लोग पुनः मिलते हैं 12 बजे। आपके दिमाग में केवल क्वेश्चन उठाया हूं कि बहुत सारे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कोविड-19 के बारे में, और सोचो कि कैसे आंसर चलेगा। और जब मैं इन कल प्रश्नों को डिस्कस करूंगा तो आप अपने आंसर को मैच करना कि आपने क्या सोचा था और सर ने क्या बताया।